नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर चुके हैं वाक्य विचार पर। किस पर चर्चा कर चुके हैं? वाक्य विचार पर कि वाक्य विचार क्या है। तो वाक्य विचार में हमने अध्ययन किया कि वाक्यों को सही ढंग से उच्चारण करने, उन्हें लिखने का प्रयोग कराने वाली विधा को वाक्य विचार कहते हैं। फिर वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है? शब्दों के अर्थपूर्ण संग्रह या समूह, आप कह सकते हैं समूह, सार्थक या इसी को कहिए सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग में हमने पढ़ा कि वाक्य के दो अंग हैं। पिछली कक्षा में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वाक्य और वाक्य के अंग। तो वाक्य क्या है? शब्दों के अर्थपूर्ण सार्थक समूह को शब्द वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग कितने हैं? वाक्य के अंग दो हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जो करता है वो क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा है विधेय। दूसरा क्या है? विधेय। कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या कर्ता के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? विधेय है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें, राज बाजार जाता है। राज बाजार जाता है। राज क्या है? राज है उद्देश्य, क्योंकि यही क्या है? यही है कर्ता। और ये जो शेष भाग है ये है विधेय। क्या है? विधेय। श्याम बांसुरी बजाता है। श्याम बांसुरी बजाता है। अब श्याम क्या है? श्याम है उद्देश्य और बांसुरी बजाता है, ये क्या है? ये है विधेय। अर्थात कर्ता, उद्देश्य और जो कर्ता के बारे में कहा जाएगा वो सब क्या है? विधेय। अगर कर्ता का विस्तार होगा तो जितना भी विस्तारित रूप रहेगा कर्ता का वह सब उद्देश्य होगा। और शेष जो भाग वाक्य का बचेगा, जो शब्द बचेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे विधेय के अंतर्गत। और हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये तो पिछली कक्षा से आप लोगों को जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है पूर्व ज्ञान आधारित व्यवस्था के अंतर्गत, ये ऐसा हुआ। अब देखिए आज की क्लास, आज हम चर्चा करेंगे वाक्य के भेद पर कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो दो आधार पर वाक्य को बांटा गया है। वाक्य के बंटवारे को दो भागों में किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से? अब देखिए, पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। पहला है विधिवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? देखते रहिए पूरा एक एक करके। विधिवाचक वाक्य ये कौन सा है? पहला है। इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है। इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है। जैसे देखिए उदाहरण, वह जा चुका है। क्रिया देखिए, वह जा चुका है। दूसरा देखिए, राहुल खेल रहा है। क्रिया हो रही है ना, या क्रिया हो चुकी है। तीसरा, सीमा गीत गाती है। सब क्रिया के होने या क्रिया के करने का बोध कराता है। कौन सा? विधिवाचक। दूसरा देखिए, निषेधवाचक, इनकार जहां हो। इन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध होता है। विधिवाचक में कार्य के होने का बोध होता है और निषेधवाचक में कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे देखिए, उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया है, कार्य नहीं हुआ। दूसरा देखिए उदाहरण, श्याम अभी जागा नहीं है। श्याम अभी सो ही रहा है, अभी वो जागा नहीं है। तीसरा, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सोहन कार्य नहीं कर रहा है, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अगर कार्य कर रहा होता, अगर सोहन पुस्तक पढ़ रहा होता तो विधिवाचक वाक्य का उदाहरण होता।
लेकिन यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये हुआ निषेधवाचक वाक्य का। किसका? निषेधवाचक वाक्य का। अब तीसरा देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। वो वाक्य जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से हम देखकर जान पाते हैं कि ये इसमें आज्ञा दी गई है, ली गई है। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है। क्या होता है इनमें? आज्ञा दी जाती है, ली जाती है, उपदेश होता है, प्रार्थना होती है। जैसे देखिए, दौड़ कर जाओ, क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है कि धीरे धीरे ना जाओ, दौड़ कर जाओ। गाड़ी छूट रही है, गाड़ी पकड़नी है, तेज दौड़ो, तभी गाड़ी पकड़ पाओगे। फिर दूसरा देखिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है, कुछ लोग खड़े हैं या एक भी व्यक्ति हो सकता है, प्रार्थना की जा रही है कि कृपया आप बैठ जाइए। तीसरा देखिए, उपदेश है, बड़ों की बात मानो, बड़ों की बात मानो, बड़ों का सम्मान करो। ये सब क्या है? ये सब उपदेश परक बातें हैं। कौन सी बातें हैं? उपदेश परक बातें। अब तो ये भी बताना पड़ रहा है ना कि बड़ों की बात मानो, तो अब ये उपदेश में शामिल ही हो गया है। आगे देखिए, चौथा, इच्छावाचक। इसमें क्या होता है? इन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है। जिनमें इच्छा हो, आकांक्षा हो, आशीर्वाद हो, शुभकामना जैसे शब्द, इनसे जिन शब्दों से इन तरीके के वाक्यों का बोध हो, ये देखिए कौन कौन से? इच्छा जिनमें आए कि हाँ, व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, उसकी आकांक्षा क्या है, वह आशीर्वाद दे रहा है, वह किसी के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त कर रहा है। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं इच्छा वाक्य। जैसे, आज मैं मंदिर जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है कि आज मैं मंदिर जाऊं, मेरी आकांक्षा है आज मैं मंदिर जाऊंगा। 9 वर्ष मंगलमय हो, शुभकामना दी जा रही है कि आपका नया साल मंगलमय हो। तीसरा देखिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, आप अमुक व्यक्ति को लंबी उम्र दीजिए, उसे अधिक उम्र दीजिए, जो उसकी उम्र है उससे अधिक आप उम्र दीजिए, भगवान से ये प्रार्थना की जाए। चौथा देखिए, चौथा क्या, पांचवा ही हो जाएगा ये। पांचवा, विस्मयादि वाचक वाक्य। कौन सा? विस्मयादि वाचक वाक्य। अब देखिए, इसमें क्या होता है विस्मयादि वाचक वाक्य में? इन वाक्यों में क्या क्या होता है? आश्चर्य, घृणा, शोक। इन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का बोध होता है। इसके पहले जब आविकारी शब्दों पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें विस्मयादि बोधक शब्दों पर चर्चा हो रही थी, हुई थी। और अब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक वाक्य पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अब हम वाक्य विचार के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, और पहले जब पढ़े थे तो हम शब्द विचार के अंतर्गत उसको पढ़े थे। अब देखिए, विस्मयादि कैसे होता है इसमें? इन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का बोध होता है। उदाहरण देखिए, वाह क्या बात है। देखिए, वही उदाहरण फिर आया है, वाह क्या बात है। कोई बात हुई, अच्छी बात है, वाह क्या बात है। हाय कितना करुण दृश्य, कोई दृश्य है मर्माहत करने वाला है, लोग, बहुत लोग बैठे हैं, रो रहे हैं, या ऐसे ही कोई दृश्य है, तो कहने वाला कह रहा है हाय कितना करुण दृश्य है, देखा नहीं जाता। तीसरा देखिए, काश हम जीत जाते, मतलब मैच का एक परिणाम आया है जिसमें कहने वाला व्यक्ति हार चुका है, वो कह रहा है कि काश अगर ऐसा होता कि हम लोग ये मैच जीत जाते। तो ये जो चिन्ह है, आपको पता है ये चिन्ह, ये हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जिन वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों के साथ, वाह, हाय, काश, हे, अरे, ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, अगर इन वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे विस्मयादि वाचक वाक्य। अगला देखिए, अगला है प्रश्नवाचक। नाम से ही पता है, कुछ अलग से करना बताना बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। जब शुरुआत ही प्रश्न से हो गई है तो मतलब प्रश्न ही होगा उसमें। इन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। देखिए आ गया, किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। जैसे देखिए,
तुम्हें क्या काम है? कोई आया है? भैया किस काम से आए हो? क्या काम है आपको? प्रश्न पूछा गया नहीं? दूसरा देखिए, उसको हिंदी कौन पढ़ाता है? उसको हिंदी कौन पढ़ाता है? प्रश्न है, कोई तो पढ़ाता है ना, कौन पढ़ाता है ये बताइए। रामू कहाँ गया है? कहीं गया है रामू, तो प्रश्न पूछा जा रहा है रामू कहाँ गया है? किसमें? प्रश्नवाचक वाक्य में, जिसमें कौन, कहां, कब, कैसे ये शब्द आ जाते हैं, वे क्या होते हैं? वे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिसमें क्या क्या आता है? इन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है। किसका? संकेत का। साथ ही साथ यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यह मेरा मकान है, संकेत क्या है? यह एक मकान है, उसके बारे में वक्ता कह रहा है कि यह मेरा मकान है, संकेत कर रहा है कि ये वाला मकान मेरा है। तुम्हारा सामान उधर पड़ा है, तुम्हारा सामान उधर पड़ा है, संकेत करके बता रहा है कि तुम्हारा सामान उधर पड़ा है, इधर नहीं है, उधर पड़ा है, उधर रखा हुआ है। फिर देखिए, अब निर्भरता कैसे होगी? निर्भरता ऐसे होगी, बरसात होगी तो यही निर्भरता जारी करेगा। फसल अच्छी होगी, ये शर्त है। फसल के अच्छे होने की निर्भरता किस पर है? फसल के अच्छे होने की निर्भरता बरसात होने पर है। किस पर है? बरसात होने पर है। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर बरसात अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। फिर देखिए, तुम आते तो और मजा आता, तुम आते तो और मजा आता। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक क्या व्यक्ति कर रहा है? यहाँ क्रिया का होना किस पर निर्भर कर रहा है? दूसरी क्रिया पर। क्या? जैसे मजा तो आया लेकिन तुम आते तो और मजा आता। निर्भरता है कि मजा और आता, लेकिन कब? अगर तुम आते। कौन आता? तुम आते। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। आखिरी देखिए, 8वां, संदेहवाचक वाक्य। कौन सा? संदेहवाचक। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है। संदेह जाहिर किया जाता है, एक संभावना की बात होती है। जैसे शायद बारिश हो, शायद क्या है? संभावना है कि शायद बारिश हो। वह घर जा चुका होगा, वह घर आ चुका होगा, संभावना है कि आ चुका होगा। संदेह भी है, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, कोई जरूरी नहीं कि भी आ ही गया हो। उसने खाना खा लिया होगा, एक संभावना जताई जा रही है कि समय हो गया है, उसने खाना खा लिया होगा। ठीक। अब दूसरे भी कह सकते हैं, वह बाजार जा चुका होगा, श्याम पत्र लिख चुका होगा, शायद कल वह दिल्ली से घर आए। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। किसके? संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण। तो इस तरीके से हमने चर्चा की कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक। हमने आज की क्लास में अध्ययन किया कि वाक्य को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि वाक्य को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे एप्लीकेशन पर भी आ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज खेर इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप हमारे वीडियोज पा सकते हैं।
अगली क्लास में आप सबसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।